मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ बनारस चित्रकला का घराना इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं बनारस चित्रकला घराने की छठी और सातवीं पीढ़ियां। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी से। महोदय हर हर महादेव। नमस्कार महोदय, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप काशी में रह करके धन्यवाद। चित्रकला के माध्यम से आप छठी पीढ़ी में होकर के सेवा दे रखे हैं, तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस कार्य को ध्यान में रखता हुआ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बनारस चित्रकला घराने की शुरुआत कब और किन परिस्थितियों में हुई, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिएगा। देखिए, एकदम एक्चुअल घराने की शुरुआत कब हुई बताना मुश्किल है, लेकिन जी जो मुगल एम्परर थे उसमें शाह आलम द्वितीय के पुत्र जवा वक्त जी बनारस में भेजे गए, एक तरह से नजरबंद किए गए, तो वहां रह के राजनीति करेंगे, इसलिए इनको यहाँ हटाए। तो जब वहां से वो चले तो उनके साथ पूरा का पूरा लवाजमा था। लवाजमा मतलब धोबी भी है, कहार भी है, टेंट वाला भी है, भोजन वाला भी, नर्तकी, चित्रकार सब है जी सभी। तो उसमें से आने के बाद ये जब काशी में बस गए, उन्हीं में जो चित्रकार थे जी उन्हीं से हमारे जो पूर्वज उस्ताद सिक्खी ग्वाल जो वहां से चित्रकार आए थे, उनका नाम था लालजी मुशव्वर। जी लालजी मुशव्वर उनका नाम था। वो मुगल काल के बड़े चित्रकार थे। उनसे शिक्षा पाई मुगल की उस्ताद सिक्खी ग्वाल ने। तो यहाँ से तो हमें अपना लिखित इतिहास मिल जाता है, लेकिन यह मान के चला जा सकता है कि ये कहीं और पुराना होगा जी, क्योंकि किसी नए नए व्यक्ति को इतनी बारीकी वाली चीज सिखाना संभव नहीं है जब तक कि वो कुछ करता नहीं होगा जी। तो ये और पहले से ही रहा होगा। और हम लोग रहने वाले बोलते हैं राजमंदिर मोहल्ला, आप शायद जानते होंगे, ये शीतला घाट है, राजघाट है, ये गाय घाट के बगल में, वहां की। और ये सब बूंदी का बसाया हुआ था जी। वहां बहुत सारे सुलेखक गण रहते थे। सुलेखक गण गुटका लिखते थे। गुटका नहीं, छोटे छोटे रामायण है, ये तरह की चीजें हैं, कृष्णलीला है, इस पे और बड़े भी, यानी सचित्र पोथी। तो उस पर चित्रकारी वहां होती थी। तो कुछ बाहरी चित्रकार भी रहे होंगे, ऐसा नहीं माना जा सकता है जी। कुछ राजस्थान के भी हो सकते हैं क्योंकि बूंदी वहीं से है। तो राव सुरजन की वजह से ये सब यहाँ, और बूंदी परकोटा घाट के किनारे हमारा मकान जी। तो ये मान सकते हैं कि यह उस्ताद सिक्खी से पहले से ही चला आ रहा होगा, लेकिन कब से इसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी नहीं उपलब्ध है, ना ही कोई हमको बताने वाला है। मौखिक भी नहीं है, नहीं, मौखिक भी कोई उसके बताने वाला नहीं बताने वाला है। उतना पुराना कोई बचा ही नहीं। लेकिन सिक्खी ग्वाल के बारे में तो राय कृष्ण दास जी ने बताया, उनके पिता प्रहलाद दास जी वो बताए। तो ये तो जानकारी उपलब्ध होती है जी। क्योंकि उनके पास एक व्यापारी आया था कुछ चित्र लेकर के बेचने के लिए। तो वो रेखा चित्र था और बोला ये उस्ताद सिक्खी ग्वाल का है, लेकिन उसने रेट बहुत ज्यादा मांग लिया, इसलिए उन्होंने नहीं क्रय किया। तो ये जिक्र वहां से मिलता है चित्रकारी का जी। लेकिन उसके बाद उनका कोई चित्र कहाँ है, किस हालत में है, उस पर पहचानना भी मुश्किल है। उसके बाद उनके पुत्र बटोही वो है, वो चित्रकारी किए।
उनके चित्र न जाने कहाँ कहाँ है, पहले से नाम लिखने की कोई परंपरा प्रथा चित्रों में नहीं थी, तो वहां से भी नहीं मिलता है। लेकिन चित्रकारी होती थी घर में, सारे के सारे परंपरा, और सब के सब यही काम करते थे, दूसरा काम कोई नहीं करता। नहीं। आज तक जो यही चल रहा, भी हमारे यहाँ भी यही करते थे। और उसके बाद फिर उनके पुत्र जो है मूलचंद, उस्ताद मूलचंद प्रसाद है, उनके बारे में पता लगता है, उनके चित्र भी मिलते हैं, और वहीं राज मंदिर में घर में वो काम भी करते थे, और लोग देखते भी थे, काम बिकते भी थे, लोग बनवाते थे, और संग्रहालयों में भी, जैसे भारत कला भवन में भी संग्रहालय है, उसमें भी आप उनके चित्र दे सकते हैं। व्यक्तिगत चित्र भी लोगों ने खूब बनवाए हैं, जैसे कुबेरनाथ शुक्ल के चित्र, वो आप देख सकते हैं, भारत कला भवन में है। तो इस तरह से प्राइवेट बहुत से हैं, लेकिन लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना पुराना हो गया है कि गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से 50 साल पुराना अगर हो गया तो एंटीक है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसको बेच नहीं सकते हैं, इसलिए कोई बताता नहीं, दिखाता नहीं है। तो जो हम लोग के पास दो चार हैं, वो हम लोग को जानकारी है, वो पहचान पाते हैं। और भारत कला भवन में तो काफी है, संग्रहालय है, राय कृष्णदास जी के माध्यम से वहाँ सारा पहुंचा, क्योंकि राय कृष्णदास के परिवार से, हमारे परिवार से बड़ा अच्छा तालमेल था। तो वो बनवाते रहते थे चित्र। उनका घर था रामघाट पे, राय कृष्णदास जी का घर रामघाट पे था, जो बाद में रामघाट मेहता अस्पताल बन गया, अब उसको ताज ग्रुप में खरीद लिया है। वहां था, बाद में ये सीता निवास में आई बना, तो वही काम करते थे ये सारा। उसके बाद उस्ताद राम प्रसाद जी, उनके पुत्र, और उनके बड़े भाई उस्ताद बटुक प्रसाद, और उनके एक छोटे भाई और थे, विश्वनाथ प्रसाद, ऐसे नाम था, शिव प्रसाद नाम था, विश्वनाथ में शिव प्रसाद जी आए। ये लोग भी वही परंपरा आगे बढ़ाते रहे, काम करते रहे। उसमें राम प्रसाद जी का काम बड़ा उन्नत था, बटुक प्रसाद जी भी करते थे, उनका भी अच्छा काम था, और राम प्रसाद जी का काम बहुत अच्छा था। राम प्रसाद बहुत बारीक काम करते थे, और उस परंपरा को, जो मुगल का प्रभाव आया, उसका इफेक्ट उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि अब ये परवर्ती मुगल हो गए, मुगल काल तो समाप्ति की ओर हो रहा है जी। तो ये परवर्ती मुगल, बाद में इस पे मुगल की शासनी आपको दिख जाएगी चढ़ी हुई इनके चित्रों में। और बाद में चूंकि फोटोग्राफी का भी जमाना आ गया, वाटर कलर वाश पेंटिंग का भी जमाना आ गया, तो इन सब का प्रभाव भी उनके चित्रों पर देखने को मिलता है। उमर खयाम की चित्रावली में ऐसा देख सकते हैं, और एक फानुसे ख्याल है, उसमें भी देख सकते हैं कि लाइट और उसका क्या इफेक्ट। और ये पहले भारत कला भवन में ही एक स्कूल खोलने का विचार राय साहब का था कि यहाँ कुछ सिखाने की परंपरा खोली जाए, तो इन्होंने वहां शुरू किया। उसमें उस्ताद राम प्रसाद को इंडियन मिनिएचर के लिए रखा, और शैलेंद्र नाथ डे को वाश पेंटिंग के रखा, और ये एक विश्वकर्मा जी कोई थे रखना, उनको रखा फोटोग्राफी सिखाने के। लेकिन ये कार्य ज्यादा दिन नहीं चला, 2 साल चला, उसके बाद ये चलो बंद हो गया, ये समाप्त। तो राम प्रसाद जी की कृतियां बहुत ज्यादा हैं, भारत कला भवन में खूब मिलेंगी जी। जो बनाते थे राय कृष्णदास क्या, वो सारे के सारे आगे दान में भारत कला भवन में। तो हम लोग के पास तो गिने चुने हैं, क्योंकि हुआ क्या कि जिस मकान में हम लोग रहते थे राज मंदिर में जी, उसमें भाई में आपस से पटना बंद हो गया। तो वहां से राम प्रसाद जी निकल करके पास में घाट के किनारे एक मकान ले लिया किराए को, उसका नाम था झंडे वाला, तो उसके बाद झंडा लगा हुआ था जी।
तो सारी पेंटिंग वहीं छोड़ दी हम लोग के पास, कुछ मिला नहीं। फिर वहीं जो एक मकान छोटा सा मिला, खरीदा था, लिया था, उसमें जो बनाते थे 2-4 को हम लोग के पास रह गया, बाकी वहीं रह गया। वो लोग बेचते रहे, क्या करते रहे घराने वाले, उसका कुछ पता नहीं। और फिर उस्ताद शारदा प्रसाद जी, हमारे पिताजी, जो कि उनके शिष्य रहे और गुरु भी रहे राम प्रसाद जी, वो भारत कला भवन में वो सर्विस में आ गए, नौकरी में आ गए। और वो चित्रकारी करते थे, मुगल चित्रकारी उनकी बहुत ही गजब बढ़िया थी, गजब काम था उनका भी। और उनके भी जितने अधिक से अधिक चित्र हैं वो भारत कला भवन में है, क्योंकि नौकरी में थे तो वही के लिए चित्र बनाते थे, बाहर के लिए तो बनाएंगे नहीं जी, जो बनाए वही रखे। जो चित्र भारत कला भवन में नहीं उपलब्ध थे उसको राय साहब ने बाहर से मंगवाया, उसका फोटोग्राफ, उसकी प्रतिलिपियां भी तैयार की। अंदर करना मुश्किल है, वहाँ कॉपी वर्क पे ज्यादा करना, और पुराने जो पेंटिंग हो गए थे, खराब हो रहे थे, उनकी मरम्मत करना। और उनके चित्र भी बहुत अच्छे हैं, और खाली मुगल नहीं है, पहाड़ी भी है और राजस्थानी भी है, जो भी आप देखेंगे हर तरह के बिल्कुल शारदा प्रसाद जी। और उनके वीडियोग्राफी भी 70 हमारे ख्याल के आसपास में कोई विदेशी आता बनाया था। स्मार्ट जी एक महिला महाविद्यालय पढ़ाते, उन्हीं घर का रिकॉर्डिंग होती थी। वो पिताजी अंग्रेजी जानते नहीं थे तो समझ नहीं सकते थे, वो समझाते थे, ये बनाते थे। लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है। एक रिकॉर्डिंग की तबीयत जब खराब हो गई, स्थिति गंभीर होने लगी, भारत सरकार ने तुरंत एक जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, तो आपके पास सबने बताया वो है जी। तो यदि आप भारत कला भवन में जाएंगे तो इन सबों की चित्र बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा। आजकल डिजिटली भी उपलब्ध जी। और उसके बाद शारदा प्रसाद जी के बाद हमारे मुकुंद प्रसाद जी और हम आ गए जी। तो शारदा प्रसाद जी का काम था कि सुबह को उठ जाते 6 बजे और वो पेंटिंग करते थे लगभग 8:30 पौने 9 तक। फिर खाना पीना खा के वो निकल जाते थे, अपना एक डब्बा ले, उसमें अपना रख चुका था। और राय कृष्णदास घर पे, और राय कृष्णदास जी जो चाहते थे उनके लिए 1 घंटा समय वो देते थे, वो बनाते थे। और भारत कला भवन को की जिम्मेदारी उनके ईमानदारी पे उनको सौंप दी गई थी शारदा प्रसाद जी की। चाबी आप लीजिए, आप उसको खुलवाइएगा, आप इसकी बंद करवाइएगा, और शाम को आइएगा तो चाबी हमारे यहाँ देते हुए। ये रोज का काम था। वो चित्र भी उनके पास पड़ा भी है और दान भी दे दिया। बस फिर हम लोग बचपन में वही सीखने की जो परंपरा बताया आपसे जी, कि छोटे बच्चे हैं ये, क्योंकि कागज पे नहीं सिखाते थे। कागज पे तो हम लोग सीखे हैं, उस समय कागज दुर्लभ वस्तु थी, नहीं थी, दीवार ही एक सहारा था। तो दीवार पे ही सीखा। दीवार पे क्या है, खाना जहाँ बने वहां लिपाई पुताई हो जाए, उसी पे जो है चित्रकारी हो, फिर खाना बने, फिर काला हो जाए, फिर पुताई हो जाए, फिर बने। ये रोज का काम रहता था। और अलग अलग स्टेज के हिसाब से उन्हें अलग अलग काम दिया जाता था, और वो उस्ताद बैठ के उसको बताते। और इनका काम था कि अपना स्याही खुद बनाओ, अच्छा, और कलम खुद बने। कलम बांधना आना चाहिए। कलम मतलब ब्रश को हम लोग कलम हमारे यहाँ कहते हैं, और स्याही मतलब हुआ काला रंग। काला रंग जो काजल से बनाते हैं तो हम लोग स्याही कहेंगे। जब भी स्याही कहेंगे तो हमारे लिए स्याही आएगा जी। कलम कहेंगे तो लिखने वाला नहीं आएगा, ब्रश आएगा। ये सब टेक्निकल वर्ड जो है उसमें चलते रहे। उसके बाद मुकुंद प्रसाद जी आए, हम सीखते रहे, गोद में बैठ के उनकी पेंटिंग खराब भी करते रहे। लेकिन पुत्र हैं तो इसलिए क्षमा, गोद में तो बैठाएंगे जी। हम लोग लीप पोत दिया करते थे, फिर उसको ठीक करते थे, फिर हम लोग कागज दे देते थे, तुम इसके लिए तो, फिर हम लोग कहते नहीं हम लोग इसलिए बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग सीखते रहे जी। फिर हम लोग को कागज मिलता था, कागज बनाते थे तो वो ठीक कर देते थे,
तो इस तरह से कर करके धीरे धीरे हम लोग अगल बगल में बैठ के ये सीखते रहे। हालांकि बहुत डांटते रहते थे कि तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे, तुम लोग चना जोड़ बेचोगे ये कहते थे जी। यही। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते, प्यार था उनका। हाँ, वो सीखते गए। फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, उस समय भी हम लोग छोटे रहे जी। तो उस समय भी बना रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हम और भाई साहब दो लोग बैठे जो चित्रकारी कर रहे हैं वहाँ। उसके बाद फिर मुकुंद प्रसाद जी कोई काम करते रहे और पिताजी सीखने के बाद गुरु जी पिताजी, फिर ये भारत कला भवन में आ गए। ये भी उसी सेवा में लग गए। पिताजी वाली सेवा जो है उनकी लग गई और वही काम मुकुंद प्रसाद जी, वही है, मुगल है, पहाड़ी है, और भी जो शैलियां हैं, हर तरह की शैलियों पर काम करना और जो प्राचीन है उसको प्रति तैयार करना, या कोई नया जो है नहीं है अपने यहाँ लेकिन रखना है, मंगा के उसकी प्रतिलिपि हूबहू तैयार कर देना, जी। ये काम था। और कहीं कहीं तो ये भी देखा आपने, भारत कला भवन में एक म्यूजियम लगा था, उसमें जो मुगल चित्रकारी में जो चित्र बने थे उसमें कुछ खामियां कंपोजिशन में दिख रही। तो राम प्रसाद जी ने कहा कि जो टेंट लगा है ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये ऐसे नहीं हो कि ऐसे होगा तब जाके कंपोजिशन बढ़िया होगा। हूबहू वही बना दिया और टेंट वाला चीज चेंज किया उन्होंने, और दोनों पेंटिंग को बगल में लगाया, जो कहे ये बेटर है भैया ये। तो शायद दारा सिको और जिनका झगड़ा था अपना हत्या करने के उद्देश्य से आए टेंट में मिलने की, वही बात। तो हूबहू से बेटर जो देखेगा ये अच्छा है, ये अच्छा, ये बात थी। मतलब इतनी खूबसूरती बारकियां मुगल की उनमें थी। यद्यपि कई लोग कहते हैं कि हम मुगल नहीं मानते हैं, सुना हो जी। हम तो मुगल नहीं मानते हैं। उनके लिए क्या कहना है? तो अब मुगल नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, आप जानते कितना है वो अपनी जगह है, लेकिन प्रश्न ये उठा कि डॉक्टर मोती चंद लिख रहे हैं, कत्ता जन्म विद्वान राय किरदास लिख रहे हैं 1955 में, वो लिख रहे हैं आनंद कृष्ण दलित कला अकादमी वॉल्यूम 55 के भाग 2 में। जी। ये कहाँ से आ रहा है? यानी मर्मज्ञ वो है या मर्मज्ञ साइंस में पढ़े वाले? यानी बदलाव आया ये नहीं कह सकते, लेकिन उसकी चाशनी जो है वही है, चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं आपको चाशनी मिलेगी, उसमें कहीं आपको हो सकता है उस वास का इफेक्ट भी मिलेगा। जो कि शैलेंद्रनाथ डे और राम प्रसाद जी एक साथ बैठ के भी काम करते। अच्छा, राम प्रसाद जी ने उनको मिलकर सिखाया और वो उनको वास सिखाते थे, और हाथी दांत की भी काम सिखाते। तो हाथी दांत की ऐसी पेंटिंग भी है जिसपे दोनों लोगों का हाथ है, राम प्रसाद जी का भी है और शैलेंद्रनाथ डे का भी। जी। ये मतलब ऐसी चीजें हैं जो खोजने पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो दोनों में अंतर मिल जाए। जी। और उसके बाद अब 7वीं पीढ़ी में अंकित प्रसाद जी वैसे ही डांट खाते हुए और क्रिकेट खेलते हुए, डांट खाते हुए और काम करते हुए बचपन से ही, बचपन मतलब 4-5 साल होते ही जो है ना, जब से मतलब समझ हुई, बस समझ हुई तब से लीपना पोतना, जब से रंगों से बड़ा खिलवाड़ करने में मजा आता है, रंग दीवार वाल पोतने बच्चों को, सब तब से काम शुरू हो जाता। तो यहाँ से तो हम लोगों को मालूम है ये शुरुआत हुई, लेकिन यह मान के चला जा सकता है कि यह कहीं और भी पहले से होनी चाहिए। जी। और राज मंदिर में चूंकि ऐसे तरह के लोग थे तो उसके कुछ लिपियों पर भी चित्रकारी करने वाले रहेंगे। जी जी। अच्छा, सचित्र कोटि बनती रहे, चित्रकार वहां भी रहे होंगे, वो भी अच्छे नहीं है, जी। ऐसी बात नहीं है।
तो निश्चित तौर पर हमारे घराने वाले भी ये पोथी चित्रण करते थे, तो वहां और भी लोग रहे होंगे जिनका जिक्र न हमें लिखित मिल रहा है न मौखिक मिल रहा है। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस घराने की प्रमुख विशेषताएं अन्य भारतीय कला शैलियों से किस प्रकार अलग है? देखिए, जैसे कि अगर आप जाएंगे राजस्थानी कला देख ले, जी। तो वहां का रंग चमकदार होगा, तेज रंग होगा, वहां की वेशभूषा कल्चर बिल्कुल अलग होगा। ड्राई प्रदेश है, ड्राई प्रदेश में सूखा में ऐसे रंगों के आनंद लेकर के लोग जिंदा रहते हैं। जी। तो चमकदार रंग होंगे और डेजर्ट का जो इफेक्ट आपको उसमें दिखाई देगा। पेड़ पत्ती या कमल वहां दिखाई देंगे जहां की पानी का स्रोत है, जैसे बूंदी में, जी। कोटा में और किशनगढ़ में, यहाँ तो दिखाई देगा। तो जितने शैलियां हैं, मोटे तौर पर कहें कि ये सब मेवाड़ शैली है, ये मारवाड़ शैली है, ये ढूंढार है, ये झालावाड़ है या बूंदी कोटा हुआ, लेकिन उसमें भी तमाम उप शैलियां हैं और हर में विशेषता आपको अलग अलग मिलेगी। और यहाँ वाले में क्या है, हम लोग तेज तगार रंगों का प्रयोग नहीं करके बड़े मधुर रंगों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ वो चीजें वैसी नहीं है। और हरियाली चूंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में रही है, देखने को वो मिलेगा। यहाँ की संस्कृति जो कल्चर है वो मिलेगी। जी। मुगल में जाएंगे अगर तो मुगल कल्चर मिलेगा। अगर प्रारंभिक मुगल चित्रशैली में देखेंगे अकबर के समय में जो शाहनामा, वो क्या है, वो कपड़े पे कागज चिपका के बना है, तो और उस जमाने का बना हुआ चित्र है। तो उसमें जो चित्र देखेंगे शुरुआती प्रारंभिक अकबर शैली में, तो उनको चेहरे जो उनके हैं वो मंगोलियन मिलेंगे। अच्छा। मंगोलियन, क्योंकि मंगोल से और ईरान से दोनों में शादी विवाह का तालमेल हुआ, तो वहां से मंगोलियन कर रहे थे, इसलिए उनका चेहरा मंगोलियन आपको शुरू मिलेगा। तो पहले पूरे उत्तर भारत में लगभग राजस्थानी चित्रण की तरह से ही काम हुआ करते थे। बस अंतर वहां के कल्चर, रंगों की मिठास, बनावट, कुछ तकनीकी विशेषताओं से अलगाव होते थे। वहां के जो चित्र है मुगल वाले, उनका चेहरा आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग होगा, वस्त्र आभूषण अलग होगा, बिल्डिंग अलग होगी, उनकी शान अलग होगी, सारे जो अकड़ के खड़े हुए हैं, इस तरह की चीजें मिलेंगी आप। दरबारी चित्रण, यहाँ दरबारी नहीं, खाली यहाँ दरबार से अलग चित्रण की बात। सामान्य जीवन के भी चित्र हैं, धार्मिक चित्र भी हैं, वो बने, ध्यान चित्र भी हैं, मंदिरों में तमाम चित्र बने हैं। लेकिन आज जाएंगे तो आप सब वो मिटा हुआ मिलेगा। जैसे बागेश्वरी मंदिर, अब हम लोग बागेश्वरी मंदिर गए तो उसमें जो है हल्का हल्का लाइन दिख रहा है, बाकी तो चूना कोट दिया, वो उसी हमारे घर आने की चित्र। तो हल्का हम लोग फोटोग्राफ मिल गया, हल्का हल्का डिजाइन और दोबारा उसमें और चूना कोट दिए, खत्म हो गया। पीताम्बर देवी मंदिर में जाते हैं, वहां भी ढेर सारे चित्र है घराने, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे घराने की नहीं। वो होली में 3 दिन लगाते हैं, अच्छा, देखने के लिए, उसके बाद फटाक से हटा देते। भोपाल मंदिर यहाँ का है, उसमें भी खूब सारे चित्र हैं। तो डॉक्यूमेंट फिल्म बनाने वाले आए लखनऊ से, तो कहे जरा सा आप पता लगा लीजिए कहाँ का है। गए, मिले मोहन जी से, तो मोहन जी कह रहे हैं ऐसा है कि आपके घराने का कोई चित्रण नहीं है, यहाँ नहीं है, कोई भी नहीं है। मैंने कहा ऐसा ऐसा बात है, विश्व वाले हैं। फिर कहते हैं सरकार से चिट्ठी लेकर आइए तब आगे बात हो। यानी
है। हमारी भतीजी वहां भी काम कर रही है, तो वो बताती है, कहते हैं कि तुम्हारे घराने के चित्र एक से बहुत बढ़िया पड़े हुए हैं। ये अभी 10 दिन पहले उसने बताया। अच्छा अच्छा। जाती है वहां। तो तमाम जगह जो है, मंदिरों में आपको चित्र मिलेंगे, नेपाल मंदिर में मिलेंगे, नेपाल मंदिर के बाहर भी भित्ति चित्र मिलेंगे। भित्ति चित्रकारों की भी एक परंपरा रही है, जो एक अलग शैली रही है, क्योंकि बनारस में पहले हर घर सजावट से भित्ति हुआ करती थी। जी। आज की तरह सादा नहीं, खंबे हैं तो खंबे नक्काशीदार हैं। छत है, छत पर भी डिजाइनदार लिखाई है। सारे दरवाजा है, दरवाजा भी सुंदर लिखाई से युक्त होगा। यही नहीं, दालमंडी के जो तवायफ, इनके घरों में चले जाए तो उनका घर इतना सुंदर चित्रों से सुसज्जित, खम्भे सुसज्जित, ईंटों की महक, जी। फूलों की महक, इतना सुंदरता चित्रों की अपने घर में वो बनवाते। लेकिन अब वो सब चीज नहीं, चूक गया, और शायद अब तो टूट भी गया अभी तो। वो भी बनवाते। और यहाँ तक नहीं, बिस्मिल्लाह खां भी जाते थे वहां, चोरी से बैठ के उन लोग का गाना सीखते। ये अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया। जी। तो भित्ति चित्र तो आप देखेंगे होंगे खूब बनारस में शादी विवाह के मौसम में, तो लगभग हर घरों में चित्र बनेंगे, गणेश और परिचारिकाएं, जी। और बगल में सिपाही होगा जो बंदूक लिया खड़ा होगा, या मछली जी। लिए हुए महिला होगी, या दूसरी परिचारिका होगी। इस तरह के कहीं तोता बना होंगे, जी। कहीं हाथी बना होगा, कहीं घोड़े की तस्वीर होगी। इस तरह की प्रतीक चिन्हों को भी होता है। और कहीं पहलवान भी होगा, तो पहलवान का मतलब है कि इससे पता लग जाए इस किस जाति का घर है, वो यादव है। लिखवा भी देगा बुद्धू सरदार, मोरदार पहलवानी अखाड़ा वाला जो होता सिस्टम, जी। वो करते। तो मछली तो ये प्रतीक है, मछली जो है ना शुभ प्रतीक होती है, लेकिन मछली को हम लोग टांग सकते नहीं दरवाजे पे, नहीं खाते नहीं है, तो उसको हम लोग सिंबल के रूप में ही लगाते हैं। और यहाँ तक कि जब घर विवाह में शादी होती है, जी। तो लड़की वाले जब तिलक चढ़ाने आते हैं लड़के घर में, मछली ले, तो वो भी 10-15 किलो की मछली बनवा के लाते हैं। जी। शुभ, क्योंकि मछली तो खाएगी नहीं कोई, वो लाते हैं। खोए का बना होता है, मछली रंगीन होती है, और फिर उसको बांटा खाएगा। एवं आम्र कलश भी बना है, वो भी शुभ प्रतीक है। तो ऐसे शुभ प्रतीकों का, और मेरा ये मानना है कि यह जो परंपरा आई होगी, ये बंदूक, और ये कभी ऐसे बंदूक लेके खड़े रहने की परंपरा रही होगी दरवाजे पे, जी। शादी विवाह के समय में। अब जब औकात नहीं रह गई आती है, या उसको नहीं कर सकता है, तो चित्र के माध्यम से उसको दिग्दर्शित करता है। हाथी बनवाता है दोनों तरफ। अब राजा रजवाड़ों में तो हाथी खड़े भी हो सकते हैं दोनों तरफ, लेकिन आज उनके पास भी हाथी नहीं है, हाथी बनवाते हैं। देखा होगा लेफ्ट में, राइट राइट। कारण यही है कि हाथी भी शुभ है, गणेश का प्रतीक है, वो भी अब बनवा के काम चलाते हैं। जी। तो ये सब सिंबॉलिक है। गणेश जी है, गोबर चिपका दिया तो गोबर गणेश हो गए। जी। तो ये, और बाकी आप अगर ढूंढेंगे तो आपको चित्र मिल जाएगी, घरों के अंदर प्राचीन चित्र भी मिल जाएंगे, लेकिन कोई दिखाने को तैयार नहीं होता है। मुसीबत ये है। जी। जैसे फ्रेस्को एक शैली होती है, वैसे ही यहाँ गज पर बनता था चित्र। अच्छा। गज फ्रेस्को होता है जो मार्बल डस्ट और चूना 3:1 की रेशियो मिला करके उसका प्लास्टर करके, और गीले पे जो पिगमेंट है उसमें बिना कोई बाइंडर डाले हुए, अच्छा, सीधे पानी में घोल कर लगाते हैं। वो एकदम अंदर तक अब्जॉर्ब होता है, कभी खत्म नहीं होता है। ये जयपुर में खूब होते हैं।
काशी में भी होता था, तो काशी में मार्बल डस्ट नहीं मिलता, नहीं। वो चूना और एक बड़ी होती थी, बड़ी, उसको मिला करके प्लास्टर होता था, उस पर भी काम, वो भी खूबसूरत सब सामान होगा सीमेंट बात। जी। वो गज, गज कहलाता था। गज को छत भी कहते, छत बनता था उससे, तो उससे दीवारें बनाते थे, उसी का प्लास्टर होता था, बस्ते बनाते थे। दीवारों में जहाँ भगवान है चित्र है। बाद में स्थिति ये हुई कि हमारा घर है यहाँ कैसे चल रहा है आदमी दोष, तो अभी कैसे मना करे, मानता नहीं, तो वहां शिव जी का चित्र बनवा दिया भित्ति चित्रकार को, तो चित्र देखते वहां भगवान जी का वहां पेशाब नहीं करेगा। तो ये चीजें कई जगह शुरू हो गई, भित्ति चित्र बनाने वालों की मांग भी बढ़ी। जी। इसमें कई भित्ति चित्रकार रहे हैं और कुछ शागिर्द भी हैं। शालिग्राम करके हरा सराय में है, वो हमारे घर के शिष्य रहे हैं, अच्छा। तो वो भी काम करते रहे, वो कुम्हार जाति के हैं, वो भी काम करते हैं और वो भित्ति चित्र भी बनाते रहे। जी। एक जुल्ला मियाँ थे, अपने घर के शिष्य थे, और संभवतः ये रामनगर के थे या कहाँ के थे बताना मुश्किल हो रहा है। वो लिखाई जो थी डिजाइन की, उसमें मास्टर थे। अच्छा। मास्टर आदमी सीलिंग में से लेके, और ये जो भी खंबे हैं, दीवार है, सब उस पे डिजाइन बनाने का काम, फ्लोरल डिजाइन है, फूल पत्ती है, जो भी कोनिया है, इस तरह की चीजें बनाने में माहिर थे जुल्ला मियां। जी। ये सब चित्र बने हुए थे घाटों पे, जो किनारे महल हैं, रीवा घाट में ऊपर बने हुए थे, खत्म हो गए, चुना छुआ। और वो जो अपने गणिकंजा घाट है, वहां बने हुए थे, मंदिर थे उसमें बने थे, भित्ति चित्र खत्म हो गए। जी। 1-2 80 पे देखा बात के बने हुए, वो भी समाप्त हो रहे हैं। तो यहाँ भित्ति चित्रकारी भी होती रही, और हमारा एक भतीजा था कैलाश, वो भित्ति चित्रकारी भी करता था। अच्छा। उसकी हत्या हो गई, बम फेंक के हत्या कर दिया। वो भित्ति चित्रकारी अच्छा करता था। एक मोहन यादव करके भी था, प्रहलाद घाट का, वो भी भित्ति चित्रकारी करता था, और साथ में वो जो डिजाइन का काम था, खंबे पे, कोनिया पे, ये काम बहुत बढ़िया करता था। तो उसको हमने बुलाया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर में बना। अच्छा। ये बात है 1988 नवंबर की। और मुझे भी बनाना था वहां चित्र, उनके जो किवाड़ थे उसमें बड़े प्राचीन चित्र बने थे, तो हमें भेजा गया था, बनाए तो ठीक कर देंगे सारा। उन्होंने कहा नहीं ठीक मत करो, इसको तो नया बना दो। हमने कहा नहीं सर, बहुत प्राचीन चित्र है, 200 वर्ष पुराना है, हम इसको हूबहू ऐसे ही कर देंगे। कहे नहीं, बुलायो बढ़ई को रंगा से रितवा दिए। रितवाने के पहले उसमें केसिंग वगैरह कर दी गई थी, रितवा दिए, नया बना। हमारा अपॉइंटमेंट राजस्थान पूरा पार जयपुर में उसके हो गया, तो हमको छोड़ के जाना पड़ा। कल्याण जी ने कहा कि नहीं इसको छोड़ो, हमारे टीचर लोग ने कहा छोड़ो, ये दूसरा कोई करने का तुम आज। वो किया, और हाथी था पुराना, हाथी को कैलाश में ठीक किया। तो भारतेंदु भवन में जी। और भारतीय भवन से भी हम लोग का संबंध रहा। तो आज का भित्ति चित्र देखना है तो आप देख सकते हैं, जो 120 रुपए स्क्वायर फीट में नगर निगम बनवा रही है, चित्रपुर दीवार भी लेकर के पूरा कहीं तक, इसको क्या कहेंगे, है तो भित्ति चित्र। अब क्वालिटी की बात दूसरी है। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बनारस चित्रकला घराने की विभिन्न पीढ़ियों ने इस परंपरा में क्या नए प्रयोग किए? हाँ, देखिए जिनकी चित्र तो हम देखें जी, उनका तो मालूम होता है कि क्या प्रयोग किया जी, लेकिन ऊपर के सिक्की या बटोही का हमें कोई एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहा, तो वो कुछ हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन मूलचंद है, मूलचंद का मिलेगा आपको
उसमें मुगल ही मिलेगा। मुगल से हटके नया, जैसे उस समय आ गया था ऑयल कलर का जमाना और विदेशियों का आगमन आ गया था, तो अब कुछ काम उनका उस तरीके से होने लगा था। यानी लाइट एंड शेड वाली बात होने लगी, पर्दाज वाली उसमें कमी आ गई। तो वहां भी चेंज आया। पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो पोर्ट्रेट में भी वैसा ही थोड़ा चेंज आ रहा है। कहीं ना कहीं जब जमाना बदलता है तो परिवर्तन होता है। जी। ऑयल पेंट नहीं होता था, ऑयल पेंट राजा रविवर्मा ने सबसे पहले शुरू किया, उसके बाद उसका भी इफेक्ट आया तो सही बनने लगी। और जो चित्र थे सामाजिक हुए या दूसरे तरह के धार्मिक चित्र हुए, वो भी बनाया उन्होंने, जिसमें भी बदलाव मिलता है। मतलब हूबहू नहीं, लेकिन अपनी परंपरा का कुछ न कुछ उसमें कायम रहेगा, वो हटेगा नहीं, क्योंकि वो शैली एक चली आती है तो उसमें रहेगा। परंपरा को केंद्र में रखते हुए वो रहेगा, वो नहीं जाता है। वही एक शैली चली जाती है, वो कहीं ना कहीं रहेगी। वो धीरे धीरे करके बहुत जाते हैं जी। तो वो है जो मंदिरों में उनके बने हैं, भित्तियों बने हैं, वो चित्र कागज से बने हैं, पोर्ट्रेट है, ये सब देखने को मिल जाते हैं। तो ऑयल में भी है, वाटर कलर में, दोनों में भी कपड़े पे कागज चिपका करके बने हैं ताकि लंबे समय तक चले। कागज इतना बड़ा नहीं मिलता था, तो चिपका चिपका के उसको बड़ा किया जाता था, ये बड़ा जरूरी था। तो इसमें अंतर मिलता है। राम प्रसाद जी क्या है, तो राम प्रसाद जी में भी अंतर, वो तो बहुत बढ़िया उनका भी काम। मूलचंद के काम की कमी नहीं, उनका भी बहुत बढ़िया काम। मूलचंद के काम भी आप देखेंगे, हमारे पास उतना नहीं है कला भवन में, क्या 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 काम किया उन्होंने। मतलब देखते ही तबीयत प्रसन्न हो जाए, ऐसे ऐसे काम। जी। मतलब बड़े बड़े लोगों के जो है चित्र किए हैं। कर्नल मातवर सिंह के चित्र हैं हाथी दांत के ऊपर जी। और राम प्रसाद जी के देखेंगे तो हाथी दांत के ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुगल में है जी। अब वो लोग दिखाएं तो कुछ बात बन जाए जी। है ना। वो है। फिर शारदा प्रसाद जी ने मालवीय जी का चित्र बनाया, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्र भी, वो भी हाथी दांत पे शायद है, हाथी दांत पे जब यंग थे तब के चित्र उन्होंने बनाया। और नेहरू जी का भी बनाया। और जब भारत कला भवन का उद्घाटन हुआ उस समय उस्ताद राम प्रसाद जी ने उद्घाटन स्वरूप एक चित्र बनाया, एक महिला थाल में फूल दीपक लेकर उद्घाटन के लिए, यानी उद्घाटन से संबंधित चित्र तैयार किया गया उस्ताद राम प्रसाद। ये भी चित्र उपलब्ध है। अच्छा। उसको वहां लगाया गया, बाकायदा नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। ये तो सब देखने को उसमें मिल जाते हैं। महोदय, आप इस परिवार के बड़े पुत्र हैं मुकुंद प्रसाद जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में आपका झुकाव कैसे हुआ? क्योंकि पिताजी काम करते थे, सुबह से उठ के तो हमको भी उठाते थे, चलो पहाड़ लगाओ जी। पहाड़ लगाओ काम करने के लिए। फिर हमको सिखाते थे भी कलर बनाना, ब्रश बनाना जी। और कलर बनाने को बताते थे, एक हफ्ता को पिसा जाता था खल भट्टा में। उसको कहते थे कि जब तक कलर जो है मक्खन कलर ना हो जाए जी, तब तक वो काम नहीं करेगा। ये हर कलर को एक हफ्ता पिसना पड़ता। सबसे लास्ट में ब्लैक स्याही को पिसना पड़ता था जी। पहले पीस देगा उसको तो वो सर्व रंग को खराब कर देगा। अब सबसे पहला काम था व्हाइट इंक का साइड, उसको पिसना पड़ा ताकि वो काला उसमें पूरी कलर उसमें मिल जा पाए जी। अब उसका ब्रश बनाना, फिर काम कर दो अपना पेंटिंग हमको दे देते बना बनाया हुआ है कि लो थोड़ा कम, तुम भी कम
जब कंप्लीट पेंटिंग जी। और हमको डर लगता था कहीं खराब ना हो जाए, लेकिन धीरे धीरे करते थे, कहीं खराब हो जाए तो बताते भी ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। स्केच भी बताते थे, तो कलाओं में जाते थे तो एक स्केच को कम से कम उनको 15-20 दिन लगता था। तो हमको टेराकोटा का हाथ था वो लगा हुआ, तो वो दे दिए बनाने का स्केच करो तो जी। हम लोग जब बनाए उसको कलर ठीक नहीं हुआ, हमको कैसा ये है कि कलर खराब कलर जब तक 100 नहीं करोगे उसमें 100 करोगे तो उसमें एक अच्छा बनेगा। अच्छा। तो करते 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 तो फिर कल मानसी वहां उनके साथ कलाकार थे तो उनको हम तो लगाए, तो यहाँ काम करते थे। फिर राय जी के घर जाते थे, उनके घर पिता निवास थे, वहाँ काम करते थे। तो पहली बार वहां गया तो राय के उत्साह ऐसा करो तुम पहाड़ बनाओ, चारों तरफ घिरा हुआ हो, 4 पहाड़ बनाओ। तो हमने बनाया 4 पहाड़ पुतले। फिर उसके बाद एक पेंटिंग था वो बनाया, आया पानी की था इसी तरह, तो वो भी देखे अच्छा लगा उनको। एक करते करते जब पिताजी साथ चलते थे तो कहते थे कि जब चलो तो पेड़ पौधे को देखते हुए चलो, कहाँ पर क्या है, शेडिंग है, क्या है, कैसे है, इसे करते करते वो बताते थे। कहते थे जब कोई बदसूरत भी आदमी और औरत हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक सुंदरता जरूर रहता है। उसको बदसूरत नहीं कहने, कोई ध्यान देखो तो कोई बहुत सुंदर हो गया, नाक सुंदर हो गया, कान सुंदर हो गया, आँख सुंदर हो गया, तो बदसूरत है कोई तो होता है वो। ऐसे करते करते सीखते सीखते करते रहे। और नाग पंचमी के नाग बनाते थे वो। अच्छा। हाँ, तो नाग बनाते थे तो हम लोगों को देते थे बेचने के लिए, तो 25 पैसा के तो मतलब उसमें जाके हर जगह बेचते थे जी। कल्याण जी के यहाँ, फिर मोती चंद के यहाँ सब जाए तो सब कुछ देते थे। अब वो आजकल बंदे हो गया है जी। अब तो छपा छपाई मिलता है, हाँ। चेंज हो गया सर। जैसे कि कभी कलामों में हम पिताजी साथ वो पेंटिंग को ठीक ठाक करने का भी सिखाते थे, मरम्मत का जी। वो सारी काम, टचिंग काम उसका जो हो जाता था, टचिंग करते थे। कोई टचिंग होता है नेपाली कागज से उसको हलवा तरह बनाते थे, उसको हलवा तरह बनाकर 3 से उसको डाल फिर बनाते थे, फिर सूख जाता था तो उसमें सफेदा अस्तर लगा, जो कलर लगा उसी कलर से उसको टच करके करना पड़ता था जब मिक्स होता था। डायरेक्ट धीरे धीरे होता था, डायरेक्ट करने तो खराब हो जाएगा जी। अब पर्दा भी जो होता था मुगल काल वाला, तो पर्दा भी बहुत तरह का होता था, लंबा तिरछा आड़ा मतलब बिंदी 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 इस तरह से शेडिंग होता था, लाइट कलर देके होता था एक पॉइंट से। अंकित जी, आप इस पीढ़ी के सातवें पीढ़ी के आप हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि पुराने समय में चित्र बनाने की तकनीक और आज की तकनीक में क्या कुछ अंतर हुआ है? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना जी चाहूंगा। अवश्य। मेरा नाम अंकित है और मैं बनारस चित्रकला घराने का 7वें पीढ़ी का चित्रकार हूँ। और मेरे घराने की जो समृद्ध परंपरा रही है बनारस में, वो 270 सालों से लगभग चली आ रही है और मैं उस परंपरा को अब आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं बाल अवस्था से खेल खेल में अपने पिता उस्ताद मुकुंद प्रसाद जी और अपने चाचा डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी के साथ लघु चित्रकला सीखा। और जो हमें मुगल कला इतिहास में जो कलात्मक तकनीकी जानकारी हमें मिलती है, उसी रूप में मेरे घराने में कार्य होता है। लेकिन आज के आधुनिक समय में कुछ आधुनिकता का भी समावेश हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें पेंटिंग की घोटाई का, तो आज हम घोटाई की जगह हाथ से भी घोटाई करते हैं और मशीन का भी इस्तेमाल हम करते हैं। उसी प्रकार अगर हम ट्रेसिंग पेपर का बात करें तो पहले के समय में हम चरभे का इस्तेमाल करते थे। चरभा का मतलब होता है हिरन की पीठ के अंदर एक झिल्ली होती है, तो पेंटिंग को ढकने के लिए भी काम आती है और उस पर ट्रेस करने के लिए भी काम आती है। तो अब तो वो चरभा तो उपलब्ध नहीं है, तो उसके जगह हम लोग ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें पेपर आज हमें
हैंडमेड तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मशीन से जो बना पेपर है वो हमें उपलब्ध है, वो इस्तेमाल हम करते हैं। उसी प्रकार अगर हम ब्रश की बात करें, उसे हम लोग कलम बोलते हैं। कलम मतलब शैली होती है जी जी। तो कलम को हम लोग स्वयं बनाते हैं हाथ से। वो कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं हम लोग, गिलहरी को पकड़ते हैं सबसे पहले। अच्छा। पकड़ने के बाद उसकी पूंछ की बाल की छटाई करते हैं। उसके बाद हम लोग गिलहरी को छोड़ देते हैं। अच्छा। उसके बाद कबूतर का परगजा होता है, उसका डंडी होता है, उसमें जो ब्रश उसमें डाल के फिर लकड़ी उस पर वो डाल देते हैं, फिर वो ब्रश कलम बन जाता है। तो कलम बनाने में भी कम से कम 2-3 साल का अनुभव चाहिए होता है। अच्छा। हाँ, उसी प्रकार अगर हम रंगों की बात करें, आज रंग हमें एक कलर की कई सारी वैरायटी उपलब्ध है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि जो पेंटिंग की हम घोटाई करते हैं जी। पहले के समय में पत्थर पे घोटाई होता था, लेकिन पत्थर में क्या होता था कि उससे चिटकने का डर होता था, तो आज हम शीशे का इस्तेमाल करते हैं जी। तो उसमें अच्छे जो घोटाई होती है और शीशा टूटता भी नहीं। अंकित जी, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यदि नई पीढ़ी को इस कला के प्रति आकर्षित करने के लिए हाँ, बढ़ावा देना हो, हाँ, तो क्या सुझाव आपका रहेगा? सुझाव ये रहेगा कि सबसे पहले इसका एक वर्कशॉप भी कराया क्योंकि जाए। आप एक युवा है, हाँ, तो आप इसको ज्यादा अच्छे से बताएं। क्योंकि एक तो इसका वर्कशॉप कराया जाए और साथ में ये भारतीय चित्रकला है, लेकिन किसी भी कॉलेज में इसकी पढ़ाई नहीं होती, ना ही कहीं पोस्ट है। तो लघु चित्रकार बचपन से ही 25 साल से मेहनत करता है, पूरा अपना समर्पण होकर काम करता है। उतना करने के बाद अगर मजदूरी के रूप में 5-10 हजार रुपया मिले तो वो क्यों करे? तो उससे बढ़िया तो उतना 25 साल वो पढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर ये बन सकता है। तो उसको उचित पैसा दिया जाए और पोस्ट जो है कॉलेजों में या म्यूजियमों में पोस्ट क्रिएट किया जाए, उसमें उनको रखा जाए ताकि वहां पर रह करके धरोहर को भी संरक्षित कर सके। यदि किसी विद्यार्थी को बनारस चित्रकला सीखनी हो तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? किसी अगर युवा कलाकार को अगर चित्र सीखनी है, सबसे पहले तो उसको रेखा बनाने आना चाहिए। फिर उसको मुर्री बनाने आता है, गोल गोल मुर्री होता है, वो बनाना चाहिए कुछ साल, 2-3 साल तक। उसके बाद फेस की स्टडी होता है, 2-3 साल वो होता है। फेस की स्टडी के बाद फिर उसका पूरा शरीर बनाना होता है। इस तरह करते करते 10-15 साल लग जाता है। फिर उसके बाद कलर भरना सिखाया जाता है। तो करते करते बहुत लंबा ये प्रोसेस होता है। 15-20 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद पूरी तरह कलम में और कलर लगाने में अभ्यास होता है। तो अंकित प्रसाद जी, जिस तरीके से आप अपनी पीढ़ी को आगे संवर्धित और बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और आपसे आशा ही नहीं कि पूरा विश्वास है कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। महोदय, आप सभी लोगों के पास समय का अभाव रहता है। मैं आपके घर पर आकर के जो चित्रों को देखा उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। इसके बाद भी आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया मुझे और इस गूढ़ विषय को बाहर लाने के लिए आपने मुझे सानिध्य प्राप्त कराया। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका भी बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। एक खुशी की बात यह है जी कि इस घराने की परंपरा में एक नई चीज जुड़ गई। जी, क्या है? इसमें कभी भी महिलाओं को कारखाने में जाने की या चित्र रचना की इजाजत नहीं थी। आज तक के इतिहास में ये पहला जो है, जो 7वीं पीढ़ी के की सिस्टर है, वो चित्रकारी कर रही है इस घराने की परंपरा। वरना इससे पहले ये माना जाता था कि ये जाएगी, सीख लेगी, दूसरे गरीबा शादी होगा, यहाँ का पोल पट्टी वहां बता देगी, कैसे बनता है, क्या होता है, कौन सा रंग कैसे बनाते हैं, तो ब्रश कैसे बनाते हैं, तो वसली कैसे तैयार करते हैं, ये सारी चीज पूरी की पूरी बाहर चली जाएंगी। इसलिए महिलाओं को कभी भी नहीं सिखाया, लेकिन हम लोगों ने इस परंपरा को तोड़ा और उसको भी सिखाया। वंश श्री यादव।